नमस्कार। अमेरिका की राजनीति में आजकल कुछ बहुत कह सकते हैं दिलचस्प हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके नेता भारत और पाकिस्तान पर काफी कुछ कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं वो शायद हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आमतौर पर हम पार्टियों के बीच मतभेद देखते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। हाल ही में ट्रंप की ही पार्टी के एक काफी सीनियर कांग्रेसी ने उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो न सिर्फ भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों पर एक नई रोशनी डालती हैं, बल्कि पार्टी के अंदर ही एक खींचतान का इशारा भी करती हैं। तो आज हम इन्हीं बयानों और इनके पीछे की परतों को जरा खोलने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में भारत के बढ़ते आर्थिक कद और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो बदलती स्ट्रैटेजी है, उसको असल में किस नजर से देखा जा रहा है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो दिखाते हैं कि ये मामला सिर्फ विदेश नीति का नहीं है, इसमें व्यक्तिगत हित और राष्ट्रीय हित की एक बड़ी टक्कर भी शामिल है। चलिए तो फिर सीधे उस कांग्रेसी के बयान से ही शुरू करते हैं। उन्होंने एक बहुत ही सीधी और साफ बात कही जो पहले इतने खुले तौर पर नहीं कही जाती थी। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। भारत एक टू वे स्ट्रीट है। अमेरिका वहां निवेश करता है और बदले में भारत भी अमेरिका में भारी निवेश करता है। और ये टू वे स्ट्रीट वाली बात ही सबसे अहम है। जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं ना, तो कहानी और भी साफ हो जाती है। क्या कहते हैं आंकड़े? भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 40 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का निवेश किया है। अब ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन ज्यादातर चर्चा इस पर होती नहीं है। हम हमेशा अमेरिकी निवेश की बात करते हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां जो वहां कर रही हैं वो कहीं ना कहीं छिपा रह जाता है। ये समंदर में एक बूंद जैसा नहीं है? कहीं हम इसे कुछ ज्यादा तो नहीं देख रहे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और अकेले देखने पर शायद ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन इसका असली महत्व दो चीजों में छिपा है। अच्छा। पहला कि ये निवेश हो कहाँ रहा है। अच्छा। इस 40 बिलियन डॉलर का लगभग आधा हिस्सा वो सिर्फ दो सेक्टर्स में है, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। बिल्कुल। ये वो रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां अमेरिका को आज सबसे ज्यादा टैलेंट और इनोवेशन की जरूरत है। मतलब टाटा ग्रुप, इन्फोसिस, रिलायंस, ये कंपनियां वहां सिर्फ पैसा नहीं लगा रही, बल्कि वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बन रही हैं। और दूसरा महत्व क्या है? दूसरा महत्व है इसका ट्रेंड और जमीन पर इसका क्या असर हो रहा है। देखिए, ये रकम बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे भी बड़ी बात है नौकरियां। नौकरियां? हाँ, नौकरियां। स्रोतों के मुताबिक सिर्फ 163 भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में लगभग 4,25,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 4,25,000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और किसी भी अमेरिकी राजनेता का ध्यान खींचने के लिए ये काफी है। अनुमान तो ये भी है कि अगले कुछ सालों में ये संख्या शायद 10 लाख तक पहुंच सकती है। तो जब वो कांग्रेसी कहते हैं कि भारत एक टू वे स्ट्रीट है, तो उनका मतलब यही है? ये कोई एक तरफा मदद या एहसान का रिश्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक पारस्परिक आर्थिक साझेदारी है। और फिर वो इसी के साथ पाकिस्तान की बात करते हैं कि वहां से क्या होता है। वहां से ना तो कोई निवेश आता है, ना कोई अमेरिकी कंपनी वहां जाना चाहती है। मतलब वहां सिर्फ एक तरफा लेन देन है। हाँ, जो कि अमेरिका के पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। भारत इकोनॉमी के कह सकते हैं फ्रंट डोर से आकर सीधे सिस्टम में निवेश कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर ये नहीं कर पा रहा, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि पाकिस्तान 40 बिलियन डॉलर का निवेश तो कर नहीं सकता, तो स्रोतों के मुताबिक उन्होंने एक अलग ही रास्ता निकाला है। क्या? हाल ही में खबर आई कि पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी एक कंपनी के साथ 1 बिलियन डॉलर की एक स्टेबल कॉइन डील साइन की है। एक मिनट, स्टेबल कॉइन डील, ये क्या चीज है? ये शब्द तो सुनने में कुछ क्रिप्टो करेंसी जैसा लग रहा है। हाँ, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन इसकी कीमत डॉलर जैसी किसी असली करेंसी से जुड़ी होती है, इसलिए ये बिटकॉइन की तरह बहुत ज्यादा घटती बढ़ती नहीं है। अच्छा। किया जाता है, वो भी पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के बाहर। और यहीं पर पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, क्योंकि ऐसे लेन देन को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मतलब अगर कोई देश इकोनॉमी में सीधे योगदान नहीं दे सकता, तो वो सीधे उस नेता के परिवार के बिजनेस में 1 बिलियन डॉलर डाल दे, जिसकी सत्ता में आने की संभावना है। ये तो सीधे सीधे व्यक्तिगत स्तर पे खुश करने जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और जब ट्रंप से इस बारे में पूछा जाता है, तो उनका जवाब क्या होता है कि ये कंपनियां तो मेरे बेटे संभाल रहे हैं, मैं नहीं।
स्रोत में इसी बात पर गहरी चिंता जताई गई है। ये एक तरह से सॉफ्ट करप्शन जैसा लगता है ना? किसी देश का महत्व उसकी अर्थव्यवस्था में योगदान और रणनीतिक साझेदारी से तय होना चाहिए, न कि किसी नेता को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाए गए फायदे से। और इसी में एक और अजीब बात है, टैरिफ वाली। हाँ, वो तो इस कहानी को और भी ज्यादा अजीब बना देती है। रुकिए, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जो देश अर्थव्यवस्था में $40 बिलियन लगा रहा है, उस पर 50% टैरिफ, और पाकिस्तान जहां से कुछ नहीं आ रहा उस पर 20% से भी कम। ये समीकरण तो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? कोई सीधा तर्क है ही नहीं, और यही विडंबना है जिस पर ट्रंप की अपनी पार्टी के ही नेता सवाल उठा रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे स्कूल में दो बच्चे हों। एक वो जो साल भर मेहनत करके अच्छे नंबर लाता है और स्कूल का नाम रोशन करता है, और दूसरा वो जो परीक्षा से ठीक पहले प्रिंसिपल के बेटे को एक महंगी घड़ी गिफ्ट कर देता है। अच्छा उदाहरण है। पाकिस्तान की रणनीति उस दूसरे बच्चे जैसी लग रही है। वो सिस्टम में निवेश करने के बजाय सीधे सत्ता के केंद्र को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ है भारत का सीधा साधा आर्थिक निवेश, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये ज्यादा व्यक्तिगत तरीका। लेकिन ये सिर्फ अर्थशास्त्र की बात तो है नहीं। अमेरिका की ये जो नीतियां बन रही हैं, इनका असर सीधे भू राजनीति पर भी पड़ता होगा, खासकर रूस और ईरान जैसे मुद्दों पर। निश्चित रूप से। और यहाँ भी उस कांग्रेसी ने एक बहुत ही सुलझी हुई बात कही। उन्होंने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे को उठाया। हाँ, ये तो एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने माना कि अमेरिकियों को ये बात पसंद नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, क्योंकि जाहिर है इससे यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को पैसा मिलता है। लेकिन फिर उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हम इससे नफरत करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि मोदी एक राष्ट्रवादी नेता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अमेरिकी अपने देश के बारे में सोचते हैं। वो अपने देश के लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा चाहते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था बढ़े। तो हम उनकी प्रेरणा को समझते हैं, भले ही हम उनके इस कदम को पसंद ना करें। ये अमेरिकी राजनीति में भारत के प्रति एक बहुत बड़ी वैचारिक परिपक्वता का संकेत है। बिल्कुल। ये एक तरह की समझदारी है कि दूसरे देश के राष्ट्रीय हितों को भी पहचाना जा रहा है। ऐसा ही कुछ ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर भी हो रहा था, है ना? हाँ। काफी चिंताएं थीं कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत का वहां निवेश फंस जाएगा। हाँ, बहुत बातें हो रही थीं कि ईरान पर नए प्रतिबंधों से भारत पर 75% तक टैरिफ लग जाएंगे। लेकिन यहाँ भी जमीनी हकीकत कुछ और है। पहली बात तो ये कि भारत और ईरान का व्यापार बहुत ही कम है। भारत के कुल व्यापार का लगभग 0.15%। बस इतना? हाँ, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने खुद भारत को चाबहार बंदरगाह के लिए अप्रैल 2026 तक विशेष छूट दे रखी है। और सुनने आया है कि इस छूट को और बढ़ाने पर भी बात चल रही है। जी हाँ, भारत सरकार ने बताया है कि इस छूट को बढ़ाने के लिए अमेरिका से बातचीत जारी है। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका चाबहार में भारत के निवेश के रणनीतिक महत्व को समझता है। मतलब चीन के ग्वादर पोर्ट का जवाब। बिल्कुल। और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाबहार में भारत का निवेश डूबे, चाहे ईरान में सत्ता किसी की भी हो। और इसी पूरे संदर्भ में भारत के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबल स्विंग स्टेट। ये शब्द अमेरिकी चुनावों में तो बहुत सुना है, लेकिन वैश्विक राजनीति में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल वही है जो अमेरिकी चुनावों में होता है। जैसे कुछ राज्य होते हैं जो किसी भी पार्टी की तरफ जा सकते हैं और आखिरी नतीजा तय करते हैं, वैश्विक राजनीति में भारत को अब उसी नजर से देखा जा रहा है। भारत ने अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। मतलब भारत ने न तो पूरी तरह अमेरिका का हाथ थामा है और ना ही वो चीन रूस के पाले में गया है। एकदम सही। और यहीं पर मैं उन समूहों को थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ जिनकी हम बात कर रहे हैं। हाँ प्लीज। एक तरफ है अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड ग्रुप, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। इसे चीन के खिलाफ एक अनौपचारिक सुरक्षा संतुलन के तौर पर देखा जाता है। और दूसरी तरफ है चीन और रूस के नेतृत्व वाला ब्रिक्स गुट, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अब कुछ और देश भी हैं। जिसे अक्सर पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के विकल्प के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। भारत इन दोनों ही गुटों का हिस्सा है, लेकिन उसने किसी के प्रति भी पूरी तरह से अपनी निष्ठा नहीं जताई है, और यही चीज भारत को स्विंग स्टेट बनाती है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प तुलना की गई है, किंग
बनाम किंग मेकर। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली तुलना है। स्रोत कहते हैं कि चीन आज $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया का किंग बन चुका है या बनने की राह पर है। भारत लगभग $4 ट्रिलियन पर है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए अब किंग बनना शायद संभव न हो। वो रेस शायद हाथ से निकल गई। शायद, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका जरूर निभा सकता है। पर इसका असल में मतलब क्या है? किंग मेकर बनना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे भारत को हासिल क्या होगा? किंग मेकर बनना शायद किंग बनने से भी ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये है कि अब दुनिया के दो सबसे बड़े गुट, अमेरिका और चीन, भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी करेंगे। अच्छा। इसका असर हमें ट्रेड डील्स में रियायतों के रूप में दिखेगा, रक्षा सौदों में बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में दिखेगा और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर ज्यादा समर्थन के रूप में दिखेगा। भारत की हाँ या ना अब ये तय करेगी कि 21वीं सदी का वैश्विक एजेंडा कौन लिखेगा। ये जबरदस्त ताकत की स्थिति है। ये सब देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप का जो मौजूदा रुख है वो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। उनके पहले कार्यकाल को तो भारत के लिए काफी सकारात्मक माना गया था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने भारत के साथ रक्षा संबंधों को बहुत मजबूत किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। उनके पहले कार्यकाल और अब की उनकी राजनीतिक गतिविधियों में एक बड़ा फर्क दिख रहा है। भारत में जो शुरुआती उत्साह था कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भी पहले जैसा ही भारत समर्थक होगा, वो अब ठंडा पड़ चुका है। रिश्ते ठंडे पड़े हैं। हाँ, भारत अमेरिका के रिश्ते ठंडे पड़े हैं और इस बात से उनकी अपनी ही पार्टी के नेता चिंतित हैं। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है, जहां पार्टी के सदस्य और सांसद जमीनी हकीकत को, यानी भारत के आर्थिक और रणनीतिक महत्व को समझ रहे हैं और उसे खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। वहीं पार्टी का सबसे बड़ा नेता वो कुछ और ही संकेत दे रहा है। हाँ, और ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि ट्रंप की अपनी ही पार्टी के अंदर से ये सवाल उठ रहा है कि हम पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब निवेश भारत से आ रहा है, रक्षा उपकरण भारत खरीद रहा है और बड़ा व्यापारिक भागीदार भी भारत ही है, तो हमारी नीतियां इस हकीकत से मेल क्यों नहीं खाती। तो अंत में ये पूरा मामला इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाता है। अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो उन्हें भविष्य में अपनी ही सरकार और अपनी ही सांसदों को ये जवाब देना पड़ सकता है क्या कि एक विदेशी सरकार उनके पारिवारिक व्यवसायों में, खासकर उनके क्रिप्टो बिजनेस में अरबों का निवेश क्यों कर रही है। ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा। निश्चित रूप से ये अमेरिकी संसद में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और ये विदेश नीति के साथ साथ घरेलू राजनीति का भी एक बड़ा सवाल बन जाएगा। तो आज की इस चर्चा से कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्ता अब सिर्फ एक तरफा नहीं रहा, बल्कि ये एक मजबूत दो तरफा साझेदारी बन चुका है, जहां भारत भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रहा है। हाँ, दूसरी, अमेरिका के राजनीतिक हलकों में भारत को अब एक निर्णायक किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है, जो वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति के हितों और एक नेता के व्यक्तिगत व्यावसायिक हितों के बीच एक तनाव साफ नजर आ रहा है। भारत और पाकिस्तान को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो टैरिफ का मामला हो या निवेश का, वो इसी तनाव का एक प्रतिबिंब है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में इन दोनों में से कौन सी ताकत ज्यादा प्रभावी साबित होती है, राष्ट्रीय हित या व्यक्तिगत हित। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर किसी देश का वैश्विक महत्व अब उसके आर्थिक योगदान और किंग मेकर की भूमिका से तय होने लगे, तो कूटनीति के वो पारंपरिक तरीके कितने बदल जाएंगे जो सिर्फ सैन्य ताकत या ऐतिहासिक गठबंधनों पर आधारित होते थे। क्या भविष्य की दुनिया में आर्थिक ताकत ही सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत होगी?